नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है बूस्टर सीरीज, जिसमें मैं आपको जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उसके साइंस के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। और डेली हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज चलती है और पूरे डिटेल से मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बात करते हैं क्लास नंबर 2 की। इससे पहले हमारा एक क्लास हो चुका है जिसमें हमने 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूं आपने वो अच्छे से देखे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक नए आयाम तक ले जाने की आपने कोशिश भी की होगी। तो उसी उम्मीद के साथ आज फिर से हाजिर हुआ हूं। उतना ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन शामिल हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो बायोलॉजी के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों। क्योंकि सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य है वो है CBT 1। ALP का जो CBT 1 है वो सबसे पहला लक्ष्य है। तो उसमें तीनों ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही पूछे जाते हैं। तो तीनों के क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए, अपने साथियों को जोड़ लीजिए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और क्लास को पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये क्लास आपको पसंद आएगी। बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा टॉपिक को। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वो आपके सामने ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। देखो, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है वाणिज्यिक मात्रक, एक होता है आपका SI मात्रक, एक CGS मात्रक भी होता है। तो सारी डिटेल हम चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन की, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, बात हमें करनी है विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा यानी एनर्जी की बात करनी है, विद्युत ऊर्जा की बात करनी है। तो साथियों, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि विद्युत ऊर्जा हम किसको कहते हैं, यानी ऊर्जा किसको कहते हैं। काम करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, उसको हम ऊर्जा कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा या फिर ऊर्जा, इसका जो SI मात्रक है, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक है, SI जो मात्रक है साथियों, वो है इसका जूल। और ये जो जूल है ना, जूल, ये कार्य का मात्रक भी होता है। ये बात भी थोड़ी सी आपको याद रखनी है कि ये कार्य का मात्रक भी होता है। क्लियर है बात है। अगर हम बात करते हैं इसके वाणिज्यिक मात्रक की, वाणिज्यिक मात्रक, अब सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वाणिज्यिक मात्रक होता क्या है। वाणिज्यिक मात्रक होता है साथियों जिस मात्रक के साथ व्यापार किया जाता है। जो व्यापार में जो मात्रा काम आती है, जो मात्रक काम आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वाणिज्यिक मात्रक, जो व्यापार में काम आता है। तो ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक है साथियों, ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है आपका, ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, याद रखना साथियों, किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा को kWh भी कहा जाता है। किलोवाट घंटा को क्या कहा जाता है, kWh। K का मतलब किलो, W का मतलब वाट, और आपका जो इसके अलावा जो H है उसका मतलब घंटा हो गया। साथियों याद रखना, इस किलोवाट घंटा को ही क्या कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है बिजली की यूनिट। आपको दिखाई देगा यहां बिल्कुल, बिजली की यूनिट, इसको हम बिजली की यूनिट भी कहते हैं, बिजली की यूनिट। तो यानी विद्युत ऊर्जा को बेचा जाता है किसके आधार पर, इस यूनिट के आधार पर। आपका जो मीटर होता है, घर का मीटर, उसमें यूनिट आती हैं, तो वो वाणिज्यिक मात्रक हो गया विद्युत ऊर्जा का। तो विद्युत ऊर्जा का जो वाणिज्यिक मात्रक है वो है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को kWh भी कहा जाता है। kWh जो है साथियों, उसका ही दूसरा नाम है बिजली की यूनिट, इसको बिजली की यूनिट कहा जाता है। और एक आंकड़ा आपको याद रखना है, एक kWh का मान, एक kWh का मान जूल में कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, ये एक kWh का मान होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैंने आपको बताई है। ये आंकड़ा बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है बात। इसके अलावा हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा के CGS मात्रक की। अगर इसके CGS मात्रक की अगर हम बात करते हैं, तो इसका CGS जो मात्रक है साथियों, इसका CGS मात्रक है
कैलोरी। इसका सीजीएस मात्रक क्या है? कैलोरी है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि एक कैलोरी का मान जूल में कितना होता है? तो याद रखना 4.2 जूल। तो ये दो आंकड़े मैंने आपको बताए, दोनों ही आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बता दिए कि एक कैलोरी का मान जूल में कितना होता है और एक केडब्ल्यूएच का मान जूल में कितना होता है। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। तो आपको क्या पूछा था? इसमें वाणिज्यिक मात्रक पूछा था। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत भी कर सकते हैं, बहुत सारे दोस्त गलत भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ मात्रक पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा कि कौन सा मात्रक पूछा है, वाणिज्यिक मात्रक पूछा है या सीजीएस मात्रक पूछा है या फिर एसआई मात्रक पूछा है। अगर इसी क्वेश्चन में एसआई मात्रक पूछ लेता तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। लेकिन अब आपको क्या पूछा है? अब पूछा है आपको वाणिज्यिक मात्रक। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, सॉरी यहां सी और डी में हो गया, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे लिख तो डी रखा है लेकिन है ये सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, किलोवाट घंटा। साथियों मैंने कल भी बताया था कि किलोवाट घंटा तो ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन अगर किलोवाट आ जाए, अकेला किलोवाट आ जाए तो वो किसका होता है? ये होता है मात्रक शक्ति का। अकेला किलोवाट आ जाए तो वो शक्ति का होता है। और वाट भी किसका होता है? वाट भी शक्ति का होता है। वाट भी किसका होता है? शक्ति का होता है। इसके अलावा कैलोरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कैलोरी किसका मात्रक है? कैलोरी है तो ऊर्जा का मात्रक, लेकिन कौन सा मात्रक है साथियों? सीजीएस मात्रक है। और इसमें जूल एक और देखा, ऑप्शन नंबर बी जूल। जूल ऊर्जा का मात्रक भी है। ऊर्जा का कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक। और ये कार्य का मात्रक भी है। तो इतनी डिटेल इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी और ये पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो साथियों इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पढ़ लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो 20-30 सेकंड में या 10 सेकंड में पढ़ लेते हो, उसके बाद उस क्वेश्चन को समझो उसमें क्या पूछा है, आपका उत्तर हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, यानी हमें प्रतिरोधकता का क्या पूछा है? मात्रक पूछा है। और कौन सा मात्रक? अंतरराष्ट्रीय मात्रक, एसआई मात्रक पूछा है। तो मैंने आपको कल बताया भी था प्रतिरोधकता के बारे में, एक बार फिर से बता देता हूं। प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, इसका दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध भी है। यह बात भी आपको याद रखनी है। और साथियों प्रतिरोधकता या जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रतिरोधकता को हम इसके द्वारा दर्शाते हैं। ये P दिखाई देगा लेकिन ये P नहीं है साथियों, इसको कहा जाता है रो। क्या कहा जाता है? इसको रो कहा जाता है, रो। तो रो बराबर होता है RA/L। RA बटे क्या होता है? L होता है। यहां पर R का मतलब होता है प्रतिरोध। R का मतलब क्या है? प्रतिरोध। R का मतलब प्रतिरोध। A का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब होता है तार का जो क्षेत्रफल है ना, तार अपना बिजली का जो तार होता है वो गोल होता है, वर्ताकार होता है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो, ठीक है। और L का मतलब होता है लंबाई। किसकी लंबाई? तार की लंबाई। L का मतलब होता है तार की लंबाई। अब देखिए इनके मात्रक आपको पता होनी चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्षेत्रफल का मात्रक मैंने आपको बताया भी था, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब आप इसका आराम से निकाल सकते हो। देखो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम, गुना ये आपस में इनटू में है, गुना ए का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, बटे एल यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। तो नीचे एक बार मीटर है, ऊपर 2 बार मीटर है, तो नीचे से ऊपर वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा आपका ओम गुणा मीटर। ओम गुणा मीटर यानी ओम मीटर आपका क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा। ओम मीटर क्या हो जाएगा? आपका प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा। क्लियर है? तो इतनी बातें याद रखनी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अच्छे से इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है और फिर से इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब देना है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है,
क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। यानी इसमें से 3 तो एसआई मात्रक हैं और इसमें एक ऐसा मात्रक है जो एसआई मात्रक नहीं है। तो वो कौन सा ऐसा मात्रक है जो एसआई मात्रक नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले में ए में दे रखा है कैलोरी। ए में क्या दे रखा है? कैलोरी दे रखा है। साथियों कैलोरी जो है ना, कैलोरी वो एक मात्रक होता है किसका? ऊर्जा का। लेकिन साथियों ये किस पद्धति में होता है? तो ये सीजीएस पद्धति में होता है। याद रखना, कैलोरी ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी में एम्पियर दे रखा है। और याद रखना साथियों, एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का। और किस पद्धति में? एसआई पद्धति में होता है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी दे रखा है न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है न्यूटन। अगर न्यूटन की बात करते हैं साथियों, तो ये बल और भार दोनों का ही एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक भी होता है, न्यूटन है वो भार का मात्रक भी होता है। दोनों याद रखनी है आपको। और ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है ओम। तो अभी मैंने आपको बताया था ओम किसका मात्रक होता है साथियों? प्रतिरोध का मात्रक होता है। और किस प्रकार का? एसआई पद्धति का मात्रक है। अब आपको क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई पद्धति का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एसआई पद्धति का नहीं है। ये किस पद्धति का है साथियों? सीजीएस पद्धति का है। और किसका है? ऊर्जा का है। क्लियर हुई बात? अरे क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? आ रही है ना बात समझ में? मजा भी आ रहा होगा। तो साथियों इसी प्रकार से हमें क्वेश्चनों को डील करना पड़ेगा। जितने भी ऑप्शन है उन सभी ऑप्शनों को समझना पड़ेगा, तो हमारा मैटर भी ज्यादा हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बाहर भी नहीं जाएगा इनसे। क्यों? क्योंकि रेलवे की मतलब ये एक इतिहास रहा है कि रेलवे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछती है वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर होते हैं। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से क्वेश्चन बनाती है। यानी 80 से 70 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं, 70 से 80% क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर होते हैं। इसीलिए मैं आपको ये सीरीज करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए ये था आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन कि लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई का मात्रक क्या है? तो साथियों अभी मैंने बताया था लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसमें मील दे रखा है, इंच दे रखा है, फीट दे रखा है। तो ये जो फीट है ना साथियों, फीट यानी फुट या फीट एक ही बात है, फीट या फिर फुट, ये जो होता है साथियों ये होता है आपका एफपीएस पद्धति में। एफपीएस पद्धति में क्या होता है? मात्रक होता है। एफपीएस पद्धति में मात्रक होता है आपका फीट। याद रखना, एफपीएस पद्धति में। और साथियों लंबाई के मात्रक की बात कर रहे हैं हम। लंबाई का जो एफपीएस पद्धति में मात्रक होता है वो होता है फुट या फिर फीट। और साथियों एक होता है आपका सेमी। ये जो सेमी होता है ये सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। किसका? लंबाई का। और साथियों याद रखना जो मीटर होता है, मीटर वो एसआई मात्रक होता है या फिर एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है। यानी पद्धतियां हमारी 3 हैं, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। एमकेएस पद्धति का ही दूसरा नाम क्या है? एसआई पद्धति है। यानी एमकेएस पद्धति का ही परिवर्तित रूप क्या है? आपका एसआई पद्धति है। तो याद रखना आपको यही पूछा है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों एसआई मात्रक याद रखना आपका मीटर है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना साथियों अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि इसका एफपीएस पद्धति में मात्रक क्या है, तो साथियों आपका हो जाता फिट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाता अगर एफपीएस में पूछता तो। और अगर सीजीएस में पूछता तो आपका उत्तर होता सेमी। क्लियर है बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है त्वरण के बारे में। क्वेश्चन है किसके बारे में? त्वरण के बारे में। देखिए क्वेश्चन है कि त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से एक मात्रक त्वरण का है, वो त्वरण का मात्रक है कौन सा वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें त्वरण के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये त्वरण है क्या। त्वरण है क्या? देखो त्वरण किसको कहा जाता है? यानी जो वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, अगर त्वरण के सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है, त्वरण को लिखा जाता है स्मॉल ए के द्वारा। ए बराबर वेग बटे समय। वेग बटे समय इसका क्या होता है? सूत्र होता है। वेग बटे समय इसका क्या होता है? सूत्र होता है। अगर हम बात करते हैं साथियों
इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक देखो कैसे निकालेंगे। इसका मात्रक निकालने के लिए आपको सबसे पहले वेग का मात्रक पता होना चाहिए, और वेग का मात्रक हम यहां पर निकाल के देखते हैं। वेग का मात्रक कैसे निकलेगा, देखो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ये वेग का मात्रक है, ये सॉरी सूत्र है। तो विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। यानी ये मीटर बटे सेकंड तो क्या हो गया, आपका वेग का मात्रक हो गया। मीटर बटे सेकंड किसका मात्रक हो गया साथियों, ये हो गया आपका वेग का मात्रक। तो इस वेग किसका मैं लिख देता हूं, मीटर बटे सेकंड। ये तो मैंने वेग की जगह लिख दिया, लेकिन वेग के बाद में आपको एक बट्टा और लगाना है, और उसके नीचे आपको लिखना है समय का फिर से मात्रक। तो समय का मात्रक फिर से क्या होता है, सेकंड होता है। अब इसको आप हल करोगे तो मीटर का मीटर आ गया। अब ये जो सेकंड है ये नीचे आ जाएगा और क्या बनेगा, सेकंड स्क्वायर बनेगा। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है मीटर, अगर ये बट्टा का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर माइनस की घात लग जाएगी, यानी इसको ऊपर भेज देंगे तो ये प्लस की घात है, ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इस प्रकार से भी हो सकता है, मीटर सेकंड की घात -2, मीटर सेकंड की घात -2, इस प्रकार से भी हो सकता है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बताए हैं यहां त्वरण के बारे में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है साथियों, मीटर प्रति सेकंड आपका वेग का मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, वेग का। और यही किसका मात्रक है साथियों, चाल का मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है, चाल और वेग दोनों का समान मात्रक है। क्लियर है बात है, ये तो हो गई इस मात्रक के बारे में। और हम आगे चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, त्वरण के बारे में और बातें करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं वृत्तीय गति की, वृत्तीय गति की, गति दो प्रकार की होती है, एक रेखीय गति, एक वृत्तीय गति, घूर्णन गति, बहुत सारी प्रकार की गति होती हैं। अगर हम बात करते हैं वृत्तीय गति की, तो जो वृत्तीय गति होती है, वृत्तीय गति में जो त्वरण का सूत्र होता है वो अलग होता है। देखो यहां पर मैंने आपको त्वरण का सूत्र बताया, वेग बटे समय, यानी वेग का मतलब v और समय का मतलब t, यानी v बटे t होता है। कब, जब गति रेखीय होती है, बिल्कुल सीधी होती है। लेकिन यही गति अगर वृत्तीय गति हो जाती है तो वृत्तीय गति के अंदर जो त्वरण होता है उसका सूत्र बदल जाता है, और त्वरण का सूत्र क्या हो जाता है, v स्क्वायर बटे r हो जाता है। क्या हो जाता है, v स्क्वायर बटे r। तो ये क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा गया है, क्योंकि बच्चे ये याद तो कर लेते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं कि त्वरण का सूत्र होता है v बटे t, यानी वेग में परिवर्तन की दर, और इस परिभाषा से इसका सूत्र भी बना देते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको पूछा है कि वृत्तीय गति में त्वरण का सूत्र क्या होता है। तो वृत्तीय गति में त्वरण का सूत्र होता है v स्क्वायर बटे r, v स्क्वायर बटे r। ये आपको थोड़ा सा डाटा याद रखना है। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों 6 नंबर क्वेश्चन, वो है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, निम्न में से क्या है। यानी कहने का मतलब प्रतिरोध का मात्रक आपको पूछा है। प्रतिरोध के मात्रक की अगर बात करते हैं तो साथियों प्रतिरोध का मात्रक मैंने आपको बताया था ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम। देखिए इसमें दे रखा है वाट। अभी अभी मैंने आपको बताया था वाट किसका मात्रक है साथियों, वाट है शक्ति का मात्रक। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। उसके बाद दे रखा है ओम। ओम किसका मात्रक है, तो ओम याद रखना प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक। इसके बाद आपको दे रखा है कुलाम। साथियों याद रखना जो कुलाम जो होता है, कुलाम होता है वो होता है आवेश का, विद्युत आवेश या फिर आवेश का मात्रक होता है आपका कुलाम। और उसके बाद में न्यूटन दे रखा है साथियों। अभी भी मैंने आपको बताया था न्यूटन जो होता है वो बल और भार का क्या होता है, बल और भार दोनों का ही मात्रक आपका न्यूटन होता है। बल और भार दोनों का ही मात्रक क्या होता है, आपका न्यूटन होता है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिवता। रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिवता एक ही बात है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो याद रखना साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो धर्मिता के बारे में। रेडियो धर्मिता क्या है समझना, रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिवता क्या है। यानी ऐसा पदार्थ जो स्वयं में से ऐसा पदार्थ जो स्वयं में से ऊर्जा निकालता है, स्वयं में से ऊर्जा निकालता है, स्वयं में से ऊर्जा निकालता है,
उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये तो हमें पता हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि रेडियो एक्टिव पदार्थ हम किसको कहेंगे, जो अपने में से ऊर्जा निकालेगा, जो अपने में से ऊर्जा निकालेगा उसको हम क्या कह देंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ कह देंगे। जो स्वयं में से ऊर्जा निकालता है, जो अपने अंदर से ऊर्जा की क्या करता है, उत्पत्ति करता है, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्लियर है बात? अब रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं, इससे आगे बात करते हैं, तो इस रेडियो धर्मिता की जो खोज की गई थी, इसकी जो खोज की थी साथियों, वो की गई थी 1896 ईस्वी में। 1896 में इसकी खोज की गई थी, और खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल, हेनरी बेक्वेरेल नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने 1896 ईस्वी में रेडियो धर्मिता की खोज की थी, यानी रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। क्लियर है बात? इससे आगे हम बात करते हैं साथियों, यानी सर्वप्रथम एक बात आपको और याद रखनी है, सर्वप्रथम खोजा गया प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ। सबसे पहले खोजा गया जो रेडियो एक्टिव तत्व था वो कौन सा था, सर्वप्रथम खोजा गया रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा था, और वो कौन सा था, किस प्रकार का था, वो प्राकृतिक था। प्रश्न आपको पूछेगा कि सर्वप्रथम खोजा गया प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो साथियों याद रखना यूरेनियम था। कौन सा था, यूरेनियम। सबसे पहले खोजा गया जो प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व था उसका नाम था यूरेनियम। अगर ये तो प्राकृतिक की बात हो गई, अगर बात करते हैं कृत्रिम की, अगर हम बात करते हैं कृत्रिम की, तो कृत्रिम कौन सा था साथियों, सबसे पहले खोजा गया जो कृत्रिम रेडियो एक्टिव था उसका नाम था पोलोनियम। एक का नाम था पोलोनियम और दूसरे का नाम था रेडियम। पोलोनियम व रेडियम, पोलोनियम व रेडियम नाम के जो तत्व हैं वो कृत्रिम तत्व थे जो पहली बार खोजे गए थे। और ये दोनों के दोनों तत्व कैसे तत्व हैं साथियों, रेडियो एक्टिव तत्व हैं दोनों के दोनों। तो अगर प्राकृतिक की बात पूछ ली जाए तब तो आपको उत्तर देना है यूरेनियम, और कृत्रिम की बात पूछ ली जाए तब आपको देना है पोलोनियम या फिर रेडियम। और इसकी खोज किसने की थी साथियों, एक वैज्ञानिक थी, उनका नाम था मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। और इसके ही पति थे जिसका नाम था पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी। ये दोनों दंपति थे, यानी दोनों पति पत्नी थे, और दोनों पति पत्नी ने मिलकर के दो तत्वों की खोज कर दी थी, और ये तत्व कौन कौन से थे, पोलोनियम और रेडियम। क्लियर है बात है? अगर हम आगे बात करते हैं साथियों, इससे आगे बात करते हैं, तो रेडियो तत्व जो रेडियो एक्टिविता जो है इसका मात्रक क्या है साथियों, इसका मात्रक है बेकुरल। इसका मात्रक क्या है, बेकुरल। याद रखना जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है या रेडियो धर्मिता जो होती है उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है बेकुरल। अगर हम अन्य मात्रक की बात करते हैं, अन्य मात्रक की, तो इसका एक अन्य मात्रक और है जिसका नाम है क्यूरी। इसका एक अन्य मात्रक और है जिसका नाम क्या है, क्यूरी। तो याद रखना इसके दो मात्रक हो गए, एक हो गया आपका बेकुरल और एक हो गया आपका अन्य मात्रक। लेकिन साथियों ध्यान रखना ये जो बेकुरल होता है ये आपका एसआई मात्रक होता है। और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई है वो आपको बतानी है। तो एसआई इकाई क्या है, आपकी बेकुरल है। ये एक अलग इकाई है, ये अलग मात्रक है, अन्य मात्रक है क्यूरी। क्यूरी भी रेडियो धर्मिता का ही मात्रक होता है, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है। क्लियर है बात? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे एक बात और याद रखनी है साथियों कि जो हेनरी बेकुरल थे, हेनरी बेकुरल प्लस मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी प्लस पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी, इन तीनों को 1903 ईस्वी में, इन तीनों को 1903 ईस्वी में एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में, तो साथियों याद रखना फिजिक्स के फील्ड में, यानी भौतिकी के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में इनको क्या दिया गया था, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1903 में। तो इतनी बातें सारी याद रखनी थी आपको रेडियो धर्मिता के बारे में। उम्मीद करता हूं समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए साथियों। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये रहा साथियों आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि भार की एसआई इकाई क्या है। तो साथियों भार के बारे में मैंने आपको बताया था, भार की एसआई इकाई होती है आपकी न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है ना, ये तो आपको पता है। लेकिन भार के बारे में कुछ बातें हम पढ़ते हैं जो हमारी एग्जाम से रिलेटेड
हो सकती हैं, हमारी एग्जाम में काम आ सकती हैं, वो बातें मैं आपको बताता हूं। देखिए, बात करते हैं भार के बारे में। तो साथियों, जो भार होता है, भार का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? भार का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्लियर है बात है? अगर इसके सूत्र की बात करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, तो साथियों भार और बल एक ही बात है, क्योंकि बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है, और भार का मात्रक भी क्या है? न्यूटन है। तो इस भार को दर्शाया जाता है एफ के द्वारा। भार को किसके द्वारा दर्शाते हैं? एफ के द्वारा। और इसका सूत्र होता है एफ बराबर एम जी। यहां पर एम का मतलब होता है द्रव्यमान। एम का मतलब क्या है? द्रव्यमान। और साथियों जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। तो याद रखना साथियों, जो आपका भार है उसका सूत्र है F बराबर mg। m का मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो साथियों, इस क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, किलोग्राम। अब हम हमारी आम जो भाषा है, साधारण जो भाषा, उसमें क्या बोलते हैं कि तेरा भार कितना है? तुम कितने क्या बोलते हैं? मेरा तो भार 60 किलो है, 70 किलो है, 55 किलो है, बोलते हैं ना। लेकिन साथियों, भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीजें हैं। किलोग्राम जो है ना, किलोग्राम वो क्या है? हमारे द्रव्यमान का मात्रक है, और भार का मात्रक होता है न्यूटन। यानी कहने का मतलब, जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी पर भार व द्रव्यमान बराबर होते हैं। भार व द्रव्यमान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। भार व द्रव्यमान बराबर होते हैं। कहां? पृथ्वी के ऊपर। और इसीलिए हम आम भाषा में, साधारण भाषा में, भार को हम किस में माप देते हैं? किलोग्राम में। कि तेरा भार कितना है? 55 किलो है, बोलते हैं ना ऐसे। लेकिन साथियों, वो भार नहीं होता किलोग्राम, भार तो होता है न्यूटन। अगर आपको आज से कोई पूछे कि आपका भार कितना है, तो आप क्या कहोगे? कि मेरा भार तो 60 न्यूटन है। क्लियर है बात? आपका वजन कितना है? तो 60 न्यूटन। इस प्रकार से बोलना है आपको, क्योंकि द्रव्यमान और भार अलग अलग होते हैं, लेकिन पृथ्वी के ऊपर समान होते हैं, इसलिए पृथ्वी के ऊपर इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है। लेकिन साथियों, बात करते हैं अंतरिक्ष की। बात किसकी करते हैं? अंतरिक्ष की करते हैं। अंतरिक्ष की अगर हम बात करें, तो साथियों, अंतरिक्ष के अंदर भार और द्रव्यमान में क्या होता है? फर्क होता है। यानी अंतरिक्ष के अंदर जो भार होता है, भार द्रव्यमान का 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। कहां पर साथियों? याद रखना, द्रव्यमान का 1/6 भाग कहां पर होता है साथियों? याद रखोगे आप, अंतरिक्ष के अंदर। कहां पर? अंतरिक्ष में। यानी कहने का मतलब, कोई व्यक्ति अगर जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर 60 किलो का है, उसका वजन 60 किलो है, तो वो अंतरिक्ष में जाने के बाद में उसका 1/6 भाग, मतलब 60 में 6 का भाग दें, कितना आएगा? 10 किलो। यानी उसका भार कितना बचेगा? उसका भार बचेगा साथियों 10 किलो। यानी कहने का मतलब, जो भार है ना, वो चेंज होता रहता है। भार क्या होता है? चेंज हो जाता है। यानी अंतरिक्ष में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। और द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें नो चेंज रहता है। ये बात याद रखनी है साथियों। अगर आपको पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन ये दे दिया कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो अंतरिक्ष में उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो आपने तो पढ़ा है, वो अच्छा 1/6 होता है, आपने रट लिया और आप उसका उत्तर 10 किलोग्राम करके आ गए, तो वो आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान की बात पूछी, भार की बात नहीं पूछी। अगर यही पूछ लेता कि पृथ्वी पर भार इतना है और अंतरिक्ष में भार कितना होगा, तो वो 1/6 रहेगा। लेकिन द्रव्यमान की बात पूछ ले तो द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता। अगर पृथ्वी के ऊपर द्रव्यमान 60 किलो है, तो वो अंतरिक्ष में भी कितना रहेगा साथियों? 60 किलो ही रहेगा द्रव्यमान, लेकिन भार बदलता रहता है। तो ये बातें आपको याद रखनी थी भार के बारे में। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है किलोग्राम। किलोग्राम किसका मात्रक होता है? किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मात्रक। एक आपको दे रखा है साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है डाइन। ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या दे रखा है? डाइन। इस डाइन की बात करते हैं साथियों। डाइन जो है वो बल का सीजीएस मात्रक है। बल का क्या है? सीजीएस मात्रक। बल का क्या है? सीजीएस मात्रक। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। क्लियर है बात है? सीजीएस पद्धति में। और बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? अगर एसआई पद्धति में मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। क्लियर है? एक बात और याद रखनी है साथियों, 1 न्यूटन का मान डाइन में कितना होता है? याद रखोगे 10 की घात 5 डाइन। 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन का मान डाइन में कितना होता है? तो 1 न्यूटन का मान डाइन में 10 की घात 5 डाइन होता है। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप।
अच्छे से, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से पढ़ना है। नजर हटी दुर्घटना घटी, वो बात आपने सुनी होगी। तो साथियों यही हमारे एग्जाम के अंदर होता है, अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो दुर्घटना कब घट जाए हमें पता नहीं होता। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य हैं, यानी इसमें से सत्य कथन के बारे में बताना है। आपको दो कथन दे रखे हैं ए और बी, दोनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। देखिए सबसे पहले दे रखा है दृढ़ता और दूसरे में दे रखा है संपीड्यता। तो इनकी परिभाषाएं दे रखी हैं कि दृढ़ता की परिभाषा दे रखी है और संपीड्यता की परिभाषा दे रखी है। अगर इन दोनों की परिभाषा अगर हमें याद हो तो इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। तो पहले आपको इसकी परिभाषा पढ़नी है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम दृढ़ता की। दृढ़ता की परिभाषा क्या होती है, दृढ़ता होती क्या है? इसकी परिभाषा होती है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे हम कहते हैं दृढ़ता। तो ध्यान दीजिए परिभाषा क्या है कि पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उस गुण के कारण अगर किसी पदार्थ के ऊपर हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे उसको, तो वो तोड़ने से पहले उसके ऊपर जो झटका लगता है उस झटके का क्या करता है, वो विरोध करता है। ये दृढ़ता की परिभाषा है। अगर हम बात करते हैं संपीड्यता की परिभाषा क्या है, तो देखो संपीड्यता की परिभाषा है कि वह गुण जिसके कारण उच्च दाब पर पदार्थ का आयतन कम हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संपीड्यता। अब आपको दोनों परिभाषाओं को यहां से पढ़ना है और दोनों परिभाषाओं को क्वेश्चन से पढ़ना है। तो परिभाषा नंबर ए जो दे रखी दृढ़ता की वो क्या है कि पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। नहीं साथियों, दृढ़ता में आकार बदलने की कोई बात नहीं होती। दृढ़ता होती क्या है कि अगर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो तोड़ने से पहले उसके ऊपर जो झटका लगता है उसका विरोध करने को हम क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। और इसमें तो आकार बदलने की बात कह रहा है, तो आकार बदलने की बात तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब कथन नंबर जो ए है वो आपका क्या है? गलत है। कथन नंबर ए आपका सत्य नहीं है। अब देखो कथन नंबर 2 को। कथन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उसका आयतन कम हो जाता है। और साथियों यही बात मैंने यहां लिख रखी है कि वह गुण जिसके कारण उच्च दाब पर पदार्थ का आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो बी है वो आपका सत्य है, केवल बी सत्य है, ए सत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको देखना है ए। इसमें दे रखा है कि ए और बी दोनों सत्य हैं, नहीं साथियों। ऑप्शन नंबर बी को देखो, केवल ए सत्य है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी को देखो, केवल बी सत्य है, बिल्कुल केवल बी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? डील करेंगे। अब ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की, लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जो ठोस पदार्थ होते हैं इसकी संपीड्यता क्या होती है? सबसे कम। ठोस पदार्थों की संपीड्यता सबसे कम होती है। और साथियों जो गैस है, गैस की क्या होती है? सर्वाधिक होती है। गैस की संपीड्यता क्या होती है? सर्वाधिक। और सबसे कम किसकी होती है साथियों? याद रखोगे आप, ठोस पदार्थ की। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आपको लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है साथियों, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सममांगी, ऑप्शन नंबर बी विषमांगी, ऑप्शन नंबर सी सममांगी और विषमांगी दोनों शुद्ध पदार्थ। तो साथियों मिश्रण तो दो प्रकार के होते हैं, सममांगी और विषमांगी। तो हमारी जो प्रकृति है उसमें दोनों प्रकार के प्राप्त मिलते हैं देखने को। सममांगी मिश्रण भी है, विषमांगी मिश्रण भी है। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पृथ्वी हमारी प्रकृति जो है उसमें सममांगी और विषमांगी दोनों प्रकार के ही मिश्रण में देखने को मिलते हैं। सममांगी भी मिलता है और विषमांगी भी मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अब बात आती है कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, देखो, जिसके अवयव पूर्ण रूप से घुले हों, पूर्ण रूप से घुले हों, जिसके जो अवयव होते हैं वो पूर्ण रूप से घुले हुए हैं, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे इसका उदाहरण देखो, उदाहरण की बात करते हैं, जैसे नमक प्लस जल। नमक और जल को आप मिला दोगे तो इसका जो घोल बनेगा वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें पूर्ण रूप से वो घुल जाता है। यानी आप नमक और जल को ये नहीं बता सकते कि ये नमक रहा, ये जल रहा, इस प्रकार से नहीं बता सकते। वो पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। तो ये किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। इसी प्रकार से साथियों, जो आपका चीनी है, चीनी प्लस जल, चीनी और जल को आप घोल देते हो तो उसमें भी आप ये नहीं बता सकते कि ये चीनी रही और ये जल रहा, क्योंकि वो आपस में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो वो भी किस प्रकार का मिश्रण हो गया, समांगी मिश्रण। एक हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण क्या है, तो यानी जिसके अवयव पूर्ण रूप से न घुले हों, जिसके अवयव पूर्ण रूप से न घुले हों, उसको हम क्या कह देंगे साथियों, विषमांगी मिश्रण कह देंगे। जैसे तेल प्लस जल, तेल प्लस जल। अगर आप तेल और जल को मिला देते हो, तेल और जल को मिला देते हो तो तेल ऊपर रह जाता है, जल नीचे रहता है। यानी तेल और जल को आप अलग अलग से देख सकते हो। तो तेल और जल का जो मिश्रण है वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। और साथियों, समांगी मिश्रण क्या है आपका, नमक और जल का मिश्रण और चीनी और जल का मिश्रण। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है साथियों, जो आपकी मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु आपकी समांगी मिश्रण होती है। मिश्र धातु आपकी क्या होती हैं, समांगी मिश्रण। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सभी की सभी मिश्र धातुएं किस प्रकार का मिश्रण है, तो मिश्र धातुएं आपका समांगी मिश्रण है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। साथियों, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। मिश्र धातु जो होती है वो किसका उदाहरण है। इतना तो हमें पता है कि मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होता है, लेकिन इसमें समांगी मिश्रण के बारे में तो कुछ पूछ ही नहीं रखा। तो समझो, मिश्र धातु जो होती है वो दो धातुओं से मिलकर के बनती है। मिश्र धातु का निर्माण किससे होता है, मिश्र धातु का निर्माण होता है धातु प्लस धातु से। धातु और धातु को आपस में मिला देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है साथियों, मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है। और धातुओं का जो गुण है वो क्या है, धातुओं का गुण है कि धातुएं क्या होती हैं, धातु आपकी ठोस होती हैं। धातु क्या होती हैं आपकी, ठोस। तो ठोस और ठोस को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ठोस ही बनेगा। ठोस और ठोस को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ठोस विलयन बनेगा, ठोस विलयन बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मिश्र धातुएं जो होती हैं वो एक प्रकार का ठोस विलयन होती हैं, यानी ठोस में ठोस को मिलाते हैं तब किसका निर्माण होता है, मिश्र धातु का निर्माण होता है। क्योंकि धातु ठोस होती है तो ये धातु भी ठोस, ये धातु भी ठोस, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगी मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या हो गया आपका, एक प्रकार का ठोस विलयन हो गया। क्लियर है बात है। एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर एक आपकी धातु है कोई, और धातु को आप पारा के साथ मिला देते हो, धातु को आप किसके साथ मिला देते हो, पारा के साथ मिला देते हो। पारा भी एक प्रकार की धातु है। तो जैसे कोई भी धातु है, जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, कोई भी धातु, किसी धातु को अगर आप पारा धातु के साथ मिला देते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, इसका नाम है अमलगम। यानी है तो ये भी मिश्र धातु, लेकिन इसमें एक धातु पारा है, तो इस धातु का एक क्या नाम हो जाएगा आपका, अमलगम हो जाएगा। जैसे आपको मैं बताता हूं, तांबा प्लस जिंक है, तांबा प्लस जिंक है, तो ये आपकी एक प्रकार की मिश्र धातु है। ये एक प्रकार की क्या आपकी मिश्र धातु है। और एक ये आपकी जैसे चांदी प्लस पारा है, ये भी आपकी एक प्रकार की मिश्र धातु है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, और वो स्पेशल नाम क्या है, अमलगम। इसको हम अमलगम के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो उसको हम कहते हैं अमलगम। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और साथियों याद रखना, अगर आप चांदी के साथ पारा को मिला देते हो, चांदी के साथ पारा को, चांदी प्लस पारा, इनको मिलाकर के इसका जो उपयोग है वो कहां किया जाता है, दांतों को भरने में, दांतों को भरने में। यानी दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं कीड़ों की वजह से, तो दांत खोखले हो जाते हैं, तो उस दांतों को पूर्ण रूप से भरने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चांदी धातु के साथ में पारा मिला करके उसका उपयोग करते हैं, वो दांत क्या हो जाता है, भर जाता है। क्लियर हुई बात।
क्लियर हुई ना? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दे रखा है, ये मैं मिटा देता हूं साथियों, ये मैं मिटा देता हूं। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है कोलाइडी विलियन। कोलाइडी विलियन, कोलाइडी विलियन क्या होता है वो समझो आप। कोलाइडी विलियन क्या होता है? कोलाइडी विलियन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलियन एक प्रकार का क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। और साथियों इसके कणों का जो आकार है वो पूछ लिया जाता है, इसके कणों का आकार, कणों का आकार क्या है? तो याद रखोगे आप, कोलाइडी विलियन के कणों का जो आकार होता है वो होता है 10 की घात -4 mm से लेके 10 की घात -7 mm तक इनका क्या होता है? कणों का आकार होता है। इसी प्रकार से बात करते हैं पायस। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है उसमें पायस दे रखा है। पायस का मतलब क्या होता है? द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन। अगर आप द्रव में द्रव को मिला देते हो तो बनने वाले विलयन को हम क्या कहते हैं? पायस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पायस। द्रव के अंदर द्रव को मिला देते हो तो क्या बनता है? आपका पायस बनता है। क्लियर है? और पायस के उदाहरण आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं साथियों। जो दूध होता है, दूध वो एक प्रकार का पायस होता है। दूध एक प्रकार का क्या होता है? पायस होता है। इसी प्रकार से आपकी जो क्रीम होती है, क्रीम, वो भी एक प्रकार का क्या होता है? आपका पायस का ही उदाहरण होता है क्रीम। पायस का ही उदाहरण क्या होता है? आपका क्रीम होता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या था? करेक्ट आंसर था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण के बारे में आपको पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है पित्तल। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं पहले, पित्तल। इसमें पित्तल दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है? पित्तल। पित्तल साथियों तांबा और जिंक से मिलकर के बनता है। तांबा प्लस जिंक, तांबा और जिंक को मिला देते हो तो क्या बनता है? आपका पित्तल बनता है। तो पित्तल तो एक प्रकार की क्या हो गई? आपकी मिश्र धातु हो गई। पित्तल एक प्रकार की मिश्र धातु, और मिश्र धातु क्या होती है? आपका सममांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु क्या होता है? आपका सममांगी मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखो, पानी में चीनी का घोल, यानी पानी और चीनी को मिला देते हो, पानी प्लस चीनी को मिला देते हो तो वो पूर्ण रूप से घुल जाता है। पूर्ण रूप से, अभी भी मैंने बताया था, तो ये पूर्ण रूप से घुल जाता है, इसलिए ये भी क्या है? आपका सममांगी मिश्रण है। ये भी क्या है? आपका सममांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको वायु। अगर वायु की बात करते हैं तो वायु में क्या पाई जाती हैं? गैसें पाई जाती हैं। गैसें, वायु में गैसें। गैस कौन कौन सी साथियों? जैसे आपका CO2 हो गया, O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। तो याद रखना साथियों, जो वायु होती है वो एक प्रकार का सममांगी मिश्रण होता है। ये एक प्रकार का क्या होता है? सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण क्यों होता है? उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें आपस में मिली होती हैं। जैसे मेरे सामने अभी वायु है, तो इस वायु को देख के मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें ये तो रही CO2, इसमें ये रही O2, इसमें ये नाइट्रोजन रही। आपको दिखाई देती है क्या इस प्रकार से अलग अलग से? नहीं दिखाई देती। इसका मतलब वायु भी आपकी क्या हो गई? आपका सममांगी मिश्रण हो गया। अब हम बात करते हैं साथियों दूध की। दूध जो है ना, दूध वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा? आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। और दूध एक प्रकार का पायस होता है। दूध एक प्रकार का क्या होता है? पायस होता है। दूध एक प्रकार का क्या होता है? पायस होता है। यानी दूध जो है वो किस श्रेणी में शामिल कर लिया गया? दूध को विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में शामिल कर लिया गया, क्योंकि पायस एक प्रकार का, दूध एक प्रकार का पायस होता है, और पायस जो होते हैं वो एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण होते हैं। पायस एक प्रकार का क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। तो इसमें बच्चों को डाउट भी होता है, और इसमें कंफ्यूजन भी होता है, और इसमें कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा होती है कि दूध में तत्व जो होते हैं उसका दिखाई थोड़ी देते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी ये पायस होता है। इस पायस होने के आधार पर इसको क्या मान लिया गया? विषमांगी मिश्रण मान लिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसमें विषमांगी मिश्रण के बारे में पूछा था। विषमांगी मिश्रण कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी वायु, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। पढ़िए 13 नंबर क्वेश्चन को, क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपका कोलाइड। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है? आपका कोलाइड। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपका गैस, गैसीय। ऑप्शन नंबर सी में आपका दे रखा है तरल, और ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रखा है मिट्टी। तो देखो जो मिट्टी है साथियों वो एक प्रकार की ठोस होती है। मिट्टी क्या होती है? ठोस। मिट्टी के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तरल यानी क्या होता है? एक प्रकार का द्रव पदार्थ होता है, द्रव होता है। और गैसीय यानी क्या होता है? गैस होता है।
गैस होता है। और साथियों याद रखना, जो पदार्थ होता है, पदार्थ, इसकी टोटल 5 अवस्थाएं हैं, टोटल 5 हैं, लेकिन इसकी जो भौतिक अवस्था है, इसकी भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो भौतिक अवस्थाओं की बात करें तो इसमें एक आती है आपकी ठोस, दूसरी आती है आपकी द्रव, और तीसरी आती है गैस, चौथी आती है आपकी प्लाज्मा, पांचवी आती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो देखो, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों की तीनों आपकी क्या हैं, भौतिक अवस्थाएं हैं। तो ये भौतिक अवस्था हो गई, ये भौतिक अवस्था हो गई, ये भौतिक अवस्था हो गई। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, आपको नहीं है ये पूछा है, तो कौन सा नहीं है साथियों, कोलाइड भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हवा क्या है, हवा है, हवा क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम हवा की बात करते हैं साथियों, है क्या हवा, हवा या वायु क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। हवा या फिर वायु, यानी जो हवा और जो वायु है वो क्या है, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित तत्वों तथा यौगिकों का मिश्रण, यौगिकों का मिश्रण। यानी आप ये मान सकते हो कि वायुमंडल में तत्वों और वायुमंडल के जो तत्व होते हैं और वायुमंडल के जो यौगिक होते हैं उनका जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, हवा या फिर वायु कहलाता है। समझ में आई बात? जैसे अगर तत्व की बात करते हैं तो आपका हो गया O2, तत्व क्या हो गया आपका O2 यानी ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अगर हम बात करते हैं यौगिक की तो यौगिक में कौन आ जाता है आपका CO2 आ जाता है। तो हवा के अंदर तो CO2 भी होती है, हवा के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, हवा के अंदर नाइट्रोजन भी होती है। तो वायुमंडल के तत्व भी हो गए और वायुमंडल के क्या हो गए आपके यौगिक भी हो गए। तो हवा क्या होती है, हवा वायुमंडल में उपस्थित तत्व और जो उनके यौगिक होते हैं उनका क्या होता है, मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो, हवा एक शुद्ध मिश्रण है, शुद्ध तो नहीं है साथियों क्योंकि इसमें कई चीजें मिली होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखो, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, ये मिश्रणों का मिश्रण, ये मिश्रण नहीं है, ये मिश्रण नहीं है। तो मिश्रणों का मिश्रण होता तो ये मिश्रण होना चाहिए था, लेकिन ये तो मिश्रण नहीं है, तो तत्व है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, केवल तत्वों का मिश्रण है। नहीं साथियों, केवल तत्वों का मिश्रण नहीं है, इसमें तो यौगिकों का मिश्रण भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? अगर हम बात करते हैं वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, तो याद रखना 0.03% से लेके 1% तक ये बढ़ती घटती रहती है, ये बढ़ती घटती रहती है। यानी वायुमंडल के अंदर CO2 की मात्रा कितनी है, तो 0.03% से लेके 1% तक इसकी मात्रा होती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 20.95% हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, और अगर इसकी बात करते हैं तो 78.84% आपकी क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। कहां, वायु के अंदर। क्लियर है? तो ये डाटा आपको याद रखना था, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 15 नंबर क्वेश्चन है बायोलॉजी का क्वेश्चन, ध्यान से समझना साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, लेकिन पहले ऑप्शन में जो दे रखे हैं उनको पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है सीरोलॉजी, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी देखो क्या है, यानी हमारा जो शरीर है, शरीर के तरल पदार्थों का अध्ययन, तरल पदार्थों का अध्ययन। शरीर के जो तरल पदार्थ हैं जैसे ब्लड हो गया, मूत्र हो गया, जितने भी तरल पदार्थ हैं शरीर के, प्लाज्मा हो गया, उन तरल पदार्थों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, आपका सीरोलॉजी कहलाता है। शरीर के सभी तरल पदार्थों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, आपका सीरोलॉजी कहलाता है। इसके साथ साथ सीरोलॉजी, सीरम का जो अध्ययन होता है, सीरम का अध्ययन, सीरम के अध्ययन को भी हम क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। सीरम के अध्ययन को भी हम क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा ये सीरम क्या है, तो साथियों हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो ब्लड, इस ब्लड के अंदर आरबीसी भी पाई जाती है, इसमें डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती है, इसके अंदर प्लेटलेट्स भी पाई जाती है, यानी प्लेटें भी पाई जाती हैं, प्लेटलेट्स भी पाई जाती है। अगर ब्लड में से मान लो ये ब्लड की बूंद है और इसमें ये आरबीसी है, ये आपकी डब्ल्यूबीसी है और ये क्या है, आपकी प्लेटलेट्स है। अगर आप इनको निकाल देते हो, अगर आप इनको निकाल देते हो तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, आपका सीरम कहलाता है। यानी ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है, पीछे जो पदार्थ बचता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं।
ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकालने के बाद में जो पीछे पदार्थ बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। तो उस सीरम का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है साथियों? सीरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरोलॉजी कहलाता है। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म इंग्लिश में नाम है किसका? कोशिका द्रव्य का। कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या है साथियों? साइटोलॉजी किसका अध्ययन है? तो याद रखना साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का जो अध्ययन है, कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है साथियों वो दे रखा है आपको इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो याद रखोगे आप, इटियोलॉजी का मतलब है रोगों के कारणों का अध्ययन। रोगों के कारणों का अध्ययन। रोग, कोई रोग हो जाता है तो उस रोग के कारण का अध्ययन जो किया जाता है वो कौन से विज्ञान में किया जाता है? तो याद रखोगे इटियोलॉजी में किया जाता है। किस विज्ञान में? इटियोलॉजी में। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात है? अब आपको क्वेश्चन पूछा था कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात है? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अच्छे से पढ़िए इस क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए, देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? तो साथियों याद रखोगे, सब्जियों की खेती को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर जो आपका आम की खेती का कोई विशेष नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती, अंगूर की खेती की अगर बात करें तो उसको कहा जाता है विटिकल्चर। विटिकल्चर, अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है फूलों की खेती। फूलों की खेती, और फूलों की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। याद रखोगे साथियों, विटिकल्चर किसको कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। अब एक बात आपको नोट में याद रखनी है कि देखो, मैंने आपको बताया कि सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं, फूलों की खेती को हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। लेकिन याद रखोगे आप अच्छे से कि एक तो आपकी हो गई सब्जी, सब्जियों प्लस फूलों प्लस फलों की सामूहिक की खेती को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सामूहिक रूप से कहा जाता है साथियों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। अगर सब्जी, अकेली सब्जी की खेती पूछे तो होगा आपका उत्तर ओलेरीकल्चर। अकेले फूल की सब्जी पूछे, अकेले फूल की खेती पूछे तो आपका होगा फ्लोरिकल्चर। लेकिन सब्जी, फूल और फल तीनों की खेती सामूहिक रूप से पूछ ली जाती है कि तीनों की सामूहिक रूप से खेती को क्या कहते हैं? तो साथियों याद रखना हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। अरे क्लियर होगी ना बात? चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्छे से पढ़ लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है वो देखो पहले। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कंकालों का अध्ययन। कंकालों का अध्ययन, कंकालों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है वो आपको याद रखना है। कंकालों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, कंकालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है आपको? शिलालेखों का अध्ययन।
लेखों का अध्ययन। शिलालेखों का जो अध्ययन है साथियों उसको कहा जाता है एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। तो आपका प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? शिलालेखों का अध्ययन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, मानचित्रों का अध्ययन। मानचित्रों का अध्ययन, मानचित्रों के अध्ययन को कहा जाता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी क्या होती है? मानचित्रों का अध्ययन करने को कार्टोग्राफी कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में आपको देखा है सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिसमेटिक। न्यूमिसमेटिक, न्यूमिसमेटिक हम किसको कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं? न्यूमिसमेटिक कहते हैं। तो ये आपका पूरा डिटेल था इस क्वेश्चन का, शायद आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को, चलिए समझना अच्छे से क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है? देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी समझो अच्छे से। हर्पेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है उभयचर प्लस सरीसृप, सरीसृपों का अध्ययन। यानी उभयचर और जो आपके सरीसृप होते हैं उनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं साथियों? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। उभयचर का मतलब जो पानी में भी रहता है और जो जमीन पर भी रहता है उसको कहा जाता है उभयचर। जैसे मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल, मगरमच्छ, वो एक प्रकार का उभयचर है। मेंढक हो गया, वो एक प्रकार का उभयचर है। तो उभयचर और सरीसृपों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखा साथियों ओपथेल्मोलॉजी। ओपथेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है आंखों का अध्ययन। आंखों का अध्ययन, आंखों का अध्ययन, आंखों का अध्ययन, नैनों का अध्ययन, आंखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या है वो देखो। एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात करते हैं तो वो है मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन। क्रमिक विकास का अध्ययन, विकास का अध्ययन, यानी मानव ने क्रमिक विकास किया है। मानव की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका में हुई थी, उसमें दिन प्रतिदिन बदलाव होते गए, साल दर साल उसमें बदलाव होते गए और आधुनिक मानव ने जन्म ले लिया। आधुनिक मानव की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। तो इस प्रकार से मानव के क्रमिक विकास का अगर हमें अध्ययन करना है तो उस विज्ञान को क्या कहा जाता है? उस विज्ञान को कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इसके बाद डी की बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ऑर्निथोलॉजी। अगर ऑर्निथोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑर्निथोलॉजी किसको कहा जाता है साथियों? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और नोट में एक बात याद रखनी है, पक्षी पालन को हम क्या कहते हैं? देखो पक्षियों का अध्ययन करना अलग बात है और पक्षियों का पालन करना अलग बात है। पक्षी पालन का अध्ययन है वो कहलाता है एविकल्चर। क्या कहलाता है? एविकल्चर। पक्षी पालन का अध्ययन करना, पक्षी पालन का अध्ययन करना, पक्षी पालन का अध्ययन करना एविकल्चर, और पक्षियों का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी क्या है? तो एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? कीटों का अध्ययन करना। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। बर्डोलॉजी कोई विज्ञान है ही नहीं, ये तो ऐसे हमें फंसाने के लिए दिया गया था। और हर्पेटोलॉजी अभी मैंने बताया था, हर्पेटोलॉजी किसको कहते हैं? उभयचर और सरीसृपों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ लीजिए एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 20 है सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर,
सेरिकल्चर निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको पूछा है क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए पहले। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मछली पालन। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, मछली पालन। मछली पालन या फिर मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, मछली हम फिर मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है, तो साथियों याद रखना है पिस्सीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर मछली पालन या फिर मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर बी में रेशम की खेती। रेशम की खेती, रेशम की जो खेती है उसको कहा जाता है सेरिकल्चर। क्या कहा जाता है, सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको यही पूछा था कि सेरिकल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको पक्षी पालन, और अभी अभी मैंने आपको बताया था पक्षी पालन के बारे में। पक्षी पालन कहा जाता है किसको, एविकल्चर को। और पक्षियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। और पक्षी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एविकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन, और मधुमक्खी जो पालन है साथियों उसको कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। याद रखना साथियों, यहां पर एविकल्चर है और यहां पर एपीकल्चर है। एविकल्चर पक्षी पालन का अध्ययन और एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। किसका अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। दैट्स ऑल। बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द, कोई चिंता है तो बताओ साथियों। आज के 20 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं और 1 घंटा का टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। बताओ 1 घंटा पढ़ के आपको मजा आया कि नहीं आया? अरे कंटेंट में कुछ दम लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा तो सुझाव दे दीजिए भाई, आप हमें ये सही नहीं लगा तो उसमें मैं सुधार कर लूंगा। अगर सही लगा, पसंद आया तो साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि मेहनत आपके लिए मैं कर रहा हूं, तो थोड़ी सी अपने हाथों को कष्ट दे दीजिए और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर ये मैसेज, इस मैसेज को पहुंचा दीजिए कि अगर आपको एएलपी की एक सीट लेनी है तो जुड़ जाइए साइंस के सर के साथ। जो राकेश भैया हैं बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करवा रहे हैं। ये बोल दीजिए अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो, वरना आप अपने लिए कुछ कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए मजे से और अपने ड्रीम जॉब जो है एएलपी की वो ले लीजिए और अपने सपनों को साकार कर लीजिए। ठीक है, तो साथियों अगर पसंद आई है तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई डाउट है तो इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस व्हाट्सएप पर भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कोई कमेंट करो तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लास की भी मैं व्यवस्था कर रहा हूं, अगर हो जाती है तो हम लाइव क्लास की व्यवस्था भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की इस क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। ऐसा ही प्यार अपना देते रहिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद साथियों।